गुड मॉर्निंग बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर में हम लोग एडम स्मिथ के आर्थिक विचार पढ़ रहे हैं। आर्थिक विचारकों के इतिहास का जो ये प्रश्न पत्र है आपका, इसमें एडम स्मिथ बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमने एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों में डिवीज़न ऑफ लेबर और विशिष्टीकरण और एक तरीके से स्वतंत्रवाद, जो फ्री ट्रेड की बात करते थे, ये हमने पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने आशावाद और सहजवाद को पढ़ा, उनके कैसे विचार रहे इस पर। अब हम आज पढ़ेंगे आर्थिक स्वाधीनता तथा सरकारी हस्तक्षेप के ऊपर उनके क्या विचार थे। प्रकृतिवादियों की भांति एडम स्मिथ भी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने प्रकृतिवादी मत, जाने दो रोको मत, लेसे फेरे का क्या है, जाने दो रोको मत, इसका समर्थन किया था। एडम स्मिथ के अनुसार समाज के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। तो स्मिथ के शब्दों में हम उनको कोट करें अगर, तो वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब तक कि वह न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, उसे अपने तरीक़ों से अपने हित में काम करने और अपने परिश्रम तथा पूंजी को दूसरे व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा में लाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आर्थिक स्वतंत्रता क्यों, इसका अगर सवाल उठा तो स्मिथ ने राजकीय हस्तक्षेप के विरुद्ध तथा आर्थिक स्वतंत्रता के पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए। उसमें पहला तर्क उन्होंने दिया अपव्ययी प्रवृत्तियाँ। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप कर लापरवाही एवं फिजूल खर्ची से करदाताओं का धन खर्च कर देती है, जिससे सामाजिक कोषों का दुरुपयोग होता है। जबकि निजी साहसी अपने स्वार्थ के कारण मितव्ययिता बनाए रखते हैं और अतः निजी साहसी जो होते हैं वो उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा तर्क जो कीन्स ने दिया वो था कि सरकार को कृषि व उद्योग संबंधी आवश्यकताओं का ठीक से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसके ये कार्य परोक्ष होते हैं। वो डायरेक्टली तो इस कार्य में होती नहीं है, वो कृषि खुद तो कर नहीं रही होती है, कृषि तो कृषक कर रहा होता है। तो वो जनता के जो सारी चीज़ें वो जो स्वयं जनता कर रही होती है, उद्योग संबंधी भी जो आवश्यकताएं होती है वो उद्योगपतियों को या उद्योग में कार्य करने वाले को मालूम होती है। तो वो बात सरकार को नहीं मालूम होती क्योंकि सरकार परोक्ष रूप से इन चीज़ों को देखती है। तो उन्होंने कहा कि इसके विपरीत निजी साहसी जो होता है वो अपनी ज़मीन और खेती अब खुद उसको पूरा ज्ञान रहता है, तो इसीलिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि शासक कभी भी इतना कुशल नहीं होता जितना व्यापारी व किसान होते हैं। उन्होंने कहा कि शासक कभी भी इतना कुशल नहीं होता जितना कि व्यापारी व किसान होते हैं। शासन नौकरशाही के बल पर चलता है। कर्मचारियों को निश्चित वेतन मिलता है, वे धन के सदुपयोग के प्रति चिंतित नहीं रहते हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ये सभी बातें निजी साहसी के उद्योगों में नहीं पाई जाती। और स्मिथ का ये इसीलिए स्पष्ट मत था कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। तो राज्य का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप स्मिथ बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अब उन्होंने बताया कि राज्य के दरअसल कार्य क्या होने चाहिए। तो स्मिथ के अनुसार राज्य को समाज के प्रति ये वाले कार्य करने चाहिए। पहला कार्य है बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करनी चाहिए। तो देश की सुरक्षा का कार्य किसके पास होना चाहिए, राज्य के पास होना चाहिए। दूसरा उन्होंने काम बताया आंतरिक शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना के लिए न्याय व कानून की व्यवस्था बनाए रखना, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य को शोषण व अन्याय से यथासंभव संरक्षण प्राप्त हो सके। ठीक है। तीसरा है सार्वजनिक उपयोगी कार्यों व संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका रखरखाव करना। तो ये तीन काम, यानी कि सुरक्षा, दूसरा आंतरिक शांति सुव्यवस्था और तीसरा सार्वजनिक उपयोग के कार्यों और संस्थाओं की स्थापना करना, ये तीन काम उन्होंने राज्य के लिए बताए।
प्रथम कार्य को संपूर्ण करने के लिए राज्य को स्थायी सेना रखनी चाहिए। दूसरे कार्य को करने के संबंध में स्मिथ का मत था कि सरकारी कानून श्रमिकों के हितों के अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि मालिक मजदूर को कम मजदूरी देने के उद्देश्य से परस्पर समझौता कर लेते हैं तथा श्रमिकों का शोषण करते हैं। स्मिथ का विचार था कि ऊंची मजदूरी श्रमिकों को मेहनत के लिए प्रोत्साहित करती है। स्मिथ दासता के विरोधी थे। श्रमिक को उतना तो प्राप्त होना चाहिए जिससे वह स्वयं उचित भोजन, कपड़ा एवं आवास की व्यवस्था कर सकें। तीसरे कार्य को संपन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार को नहर, सड़कों का निर्माण, बैंक, बीमा कंपनियों की स्थापना करना, ब्याज की दरों को सीमित रखना, पानी, कल कारखानों आदि जनहित कार्यों को संपन्न करना चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता में स्मिथ ने कुछ अपवाद की स्थितियां भी मानी हैं, जिनमें वे राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक मानते हैं। उदाहरण के लिए ब्याज की दर पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि गरीबों का शोषण नहीं हो सके। डाकघर, शिक्षा, मुद्रा की व्यवस्था भी सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। इसी कारण ये कहा जाता है कि अहस्तक्षेप स्मिथ के लिए एक सामान्य सिद्धांत था, कोई कट्टर नियम नहीं था। तो इधर वो कह रहे हैं कि कहाँ राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, उसमें वो जानते हैं कि गरीबों का शोषण नहीं होने देना है, तो उन्होंने सरकार का नियंत्रण भी बता दिया, ब्याज की दर पर भी नियंत्रण बता दिया, डाकघर, शिक्षा, मुद्रा की व्यवस्था भी सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो एक तरीके से उन्होंने दोनों पर ही जोर दे दिया। तो अब हम पढ़ते हैं एडम स्मिथ के विचार एकाधिकार तथा वणिकवाद पर। एडम स्मिथ एकाधिकार तथा वणिकवाद के विरोधी एवं प्रतिस्पर्धा व मुक्त व्यापार के समर्थक थे। वणिकवादियों की आलोचना उन्होंने दो प्रमुख आधारों पर की, मुद्रा के कार्य तथा व्यापारिक नीति के ऊपर। तो वणिकवादी मानते थे कि मुद्रा ही धन का प्रमुख रूप है तथा स्वर्ण व चांदी से ही देश संपन्न होता है, जबकि स्मिथ का विचार था कि सोना चांदी भी अन्य वस्तुओं की तरह ही है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये धातुएं अन्य वस्तुओं से भी कम महत्व की हैं, क्योंकि यदि उपभोग की वस्तुओं की देश में कमी है तो लोग भूखे मरेंगे, सोना चांदी का उपभोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि, है ना। और उन्होंने मुद्रा के आयात निर्यात पर लगे नियंत्रणों को भी उन्होंने गलत बताया था, बेकार बताया था। उन्होंने कहा था निरर्थक हैं अगर उनके ऊपर अपन कंट्रोल्स कर रहे हैं तो। स्मिथ ने वणिकवादियों के अनुकूल व्यापार संतुलन सिद्धांत की भी आलोचना की। उन्होंने ये जो अनुकूल व्यापार सिद्धांत का कॉन्सेप्ट आता है बराबर, उसका तात्पर्य मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसका मतलब होता है कि निर्यात आयात से अधिक हो, उसको कहते हैं हम अनुकूल व्यापार संतुलन। तो वणिकवादियों का मत था कि बिना आयात किए लगातार निर्यात करके व्यापार संतुलन को अनुकूल रखा जा सकता है। स्मिथ ने इस विचार की आलोचना की, और क्योंकि वणिकवादियों की ये जो बात थी कि आयात करो ही मत और निर्यात करते रहो, तो ऐसे नहीं होता। तो स्मिथ ने इस विचार की आलोचना की और कहा कि कोई भी देश बिना आयात किए दीर्घ काल तक निर्यात नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी कंट्री फिर उसी कंट्री से आयात क्यों करती रहेगी, तो फिर तो कोई भी आयात नहीं करेगा। तो ये एक पक्षीय बात नहीं होती है, द्विपक्षीय होती है, बायलैटरल होती है। तो इसलिए स्मिथ के मत में व्यापार संतुलन की अपेक्षा वार्षिक उत्पादन तथा उपभोग ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि व्यापार संतुलन पर इतना जोर न देकर हमें ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए कि हमारा जो वार्षिक उत्पादन है किसी भी इकोनॉमी में वो अधिक हो और हमारा उपभोग किस प्रकार से किया जा रहा है, इस पर हम विचार रखें। स्मिथ एकाधिकार के भी विरुद्ध थे। वणिकवादी प्रणाली एकाधिकार को पोषण एवं संरक्षण देती थी। उन्होंने एकाधिकारी का महत्व बढ़ाया था। स्मिथ का विचार था कि सरकार कानून बनाकर विनिर्माताओं के संघों तथा एकाधिकार को समाप्त करके प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे। एकाधिकारी कंपनियों के बारे में स्मिथ की मान्यता थी कि ये जहाँ भी स्थापित होती हैं वहाँ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर शोषण व अनेक परेशानियाँ उत्पन्न करती है। फिर मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण पर अपन बात करते हैं। स्मिथ ने इनके ऊपर क्या बात कही। एडम स्मिथ विदेशी व्यापार के क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार के कट्टर समर्थक एवं संरक्षण की नीति के विरोध में थे। संरक्षण की आलोचना करते हुए स्मिथ ने ये कहा है कि संरक्षण पूंजी के निवेश को अधिक
उत्पादक उद्योगों से हटाकर कम उत्पादक उद्योगों की तरफ मोड़ देता है। फलस्वरूप क्या होता है कि देश के कुल उत्पादन में कमी होती है, जिससे समुदाय के आर्थिक कल्याण में कमी आ जाती है। प्रतिरक्षा के उद्देश्य की दृष्टि से ही स्मिथ अपवाद के रूप में संरक्षण को समर्थन दे देते थे। तो कुल मिलाकर इस बात से ये तात्पर्य निकला है कि वह बिल्कुल सरकारी हस्तक्षेप वहाँ पर भी पसंद नहीं करते थे, विदेशी व्यापार में भी, और स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे। मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा संरक्षण के पक्ष में ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के बारे में बताया था कि दोनों देशों में किसी वस्तु का व्यापार का आधार उनके उत्पादन लागतों की भिन्नता होती है, और उन्होंने एक एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी। हालांकि अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थर्ड ईयर में हम समझाएंगे, जिसको हम पूर्ण निरपेक्ष लाभ सिद्धांत कहलाता है। यह भिन्नता प्राकृतिक या मानवीय कारणों से हो सकती है, जो कि लागतों में अंतर होता है। परिणाम यह होता है कि एक देश मुक्त व्यापार की दशा में उस देश से वस्तु खरीदता है जहां पर वह सस्ती मिलती है, जबकि उसका निर्माण स्वयं के देश में महंगा पड़ रहा होता है। तो एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया और व्यापार पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण या संरक्षण का विरोध किया। मुक्त व्यापार के पक्ष में उन्होंने कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए। नंबर 1, विनियोग का मितव्ययितापूर्ण होना। उन्होंने कहा कि जब पूंजी के विनियोग को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तब वह उद्योग में विनियोजित होती है, जिसमें सबसे अधिक लाभ होता है। संरक्षण पूंजी की मात्रा नहीं बढ़ाता, केवल उपलब्ध पूंजी को उन उद्योगों में प्रेरित करता है जिनमें पूंजी स्वतंत्र रूप में नहीं आती। दूसरा, उन्होंने कहा कि श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय श्रम विभाजन का आधार उन्होंने बताया, और उन्होंने स्वतंत्र विनिमय होने पर ही सब देश अपने साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन में लगाएंगे जिन्हें वे सस्ते उत्पादन कर सकते हैं। स्मिथ के अगर हम उनको कोट करते हैं उनके शब्दों में, परिवार के बुद्धिमान मुखिया का यह सिद्धांत होता है कि वह उस चीज़ को नहीं बनाता जिसे वह अपेक्षाकृत सस्ते मूल्य पर बाहर से खरीद सकता है। परिवार के लिए जो बुद्धिमानी का आचरण है वह एक देश के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि एक देश भी इसी प्रकार से चलेगा कि जो चीज़ अपेक्षाकृत वो सस्ता बना सकता है उसका तो वो निर्यात कर देगा, और अपेक्षाकृत जो महंगा बनाता है उसका वो आयात कर लेगा उस देश से जहाँ पर वह अपेक्षाकृत सस्ती बनती है। यदि फ्रांस और पुर्तगाल में अंगूर सस्ते पैदा किए जा सकते हैं, तो इंग्लैंड में उनको पैदा करना मूर्खतापूर्ण है, ऐसा उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था। तीसरा है उपभोक्ता को लाभ। मुक्त व्यापार में विदेशों से सस्ती कीमतों पर सामान प्राप्त हो जाता है। संरक्षण से वस्तुओं का मूल्य अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है, तो इससे उपभोक्ता को लाभ होता है कि संरक्षण में तो नुकसान है, और अगर मुक्त व्यापार है तो उन उपभोक्ता को लाभ होता है। स्वतंत्र व्यापार के लाभों की व्याख्या के साथ ही एडम स्मिथ ने वाणिज्यवादियों की संरक्षण नीति के विचारों की आलोचना भी की, और उन्होंने कुछ तर्क दिए। उसमें वही बात कही कि उपभोक्ता को हानि होती है। सरकारें घरेलू उद्योगों को विदेशी उद्योगों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण नीति का प्रयोग करती हैं, जिससे संरक्षित उद्योगों में वस्तुओं की लागतें ऊंची होने से उपभोक्ताओं को हानि हो जाती है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया था कि पूंजी की सीमितता। देश में पूंजी सीमित होती है, अतः ये आवश्यक हो जाता है कि पूंजी का विनियोग उन्हीं धंधों में किया जाए जहां उपज अधिकतम प्राप्त हो। जब सरकार जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है, तो उन उद्योगों के स्वामियों को अधिक लाभ प्राप्त होने लगते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसे संरक्षित उद्योग अधिकतम सामाजिक लाभ देते हैं। स्मिथ का विचार था कि संरक्षण की नीति अपनाने से पूंजी व अन्य सीमित साधनों का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है, जो राष्ट्र के लिए अधिक लाभदायक नहीं होती। तीसरा, उन्होंने कहा था कि प्रादेशिक श्रम विभाजन के लाभों से वंचित का उन्होंने तर्क दिया, जिसमें संरक्षण प्रादेशिक श्रम विभाजन को नहीं होने देता, जबकि स्वतंत्र व्यापार से प्रादेशिक श्रम विभाजन से लाभ मिलते हैं और वस्तुओं का विभिन्न देशों के बीच न्यायोचित उत्पादन व वितरण हो जाता है, जबकि संरक्षण से इन पर रोक लग जाती है। तो चौथा, उन्होंने कहा कि संरक्षण की नीति से वस्तुओं का बाजार बहुत नैरो हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, जबकि स्वतंत्र व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित हो जाते हैं। तो वैसे तो एडम स्मिथ स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में थे, परंतु कुछ परिस्थितियों में वे संरक्षण की नीति का समर्थन भी करते थे। उन्होंने कुछ जिन चीज़ों में बताया कि संरक्षण होना चाहिए, वो सबसे पहला उन्होंने बताया कि देश की रक्षा की दृष्टि से ऐसा अगर कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे
आते हैं तो वहाँ पर इनको संरक्षण रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम अपने देश की रक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार में कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता कर लें। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि किसी देश में संरक्षण नीति अपनाने से रोज़गार के स्तर में वृद्धि होती है तो उसकी सिफारिश की जा सकती है। तीसरा उन्होंने कहा कि यदि कोई एक देश अपने यहाँ आयातित वस्तुओं पर कर लगाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे देश भी बदले में उस देश की वस्तुओं पर कर लगाएं। तो और इस प्रकार इन्होंने अपने विचार इन विभिन्न इनमें जो स्मिथ के विचार थे वो बहुत स्पष्ट थे और उन्होंने मुद्रा के बारे में भी अपने विचार दिए, जिनको अभी हम देखते हैं। स्मिथ ने अपने सहजवाद एवं आशावाद के सिद्धांत द्वारा यह प्रतिपादित किया कि मुद्रा का जो जन्म है वो सहज रूप में समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हुआ था। इससे वस्तु विनिमय की परेशानियों से मुक्ति मिली, धन के संचय में वृद्धि हुई, बैंकों का जन्म हो गया। बाजार के क्षेत्र में वृद्धि होने से श्रम विभाजन तथा उद्योगों में पैमाने का विस्तार भी हुआ, परंतु मुद्रा के इन अनेक लाभों के बावजूद भी स्मिथ वणिकवादियों के उस विचार से सहमत नहीं थे कि द्रव्य या सोना चांदी ही देश की संपन्नता का प्रतीक है। उनका स्पष्ट मत था कि देश की खुशहाली श्रम तथा श्रम विभाजन पर निर्भर करती है, और श्रम तथा श्रम विभाजन उन्होंने आधार बताए थे कि किस प्रकार से खुशहाली को हम मेंटेन कर सकते हैं और अपना उत्पादन ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जा सकता है विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के माध्यम से। स्मिथ के मत में मुद्रा से अधिक व्यर्थ की कोई अन्य वस्तु समाज में नहीं हो सकती है। यद्यपि मुद्रा विनिमय का महत्वपूर्ण साधन है, पर यह अनुत्पादक होती है। स्मिथ ने मुद्रा की तुलना उस सड़क से की है जिस पर होकर घास एवं खाद्यान्न बाजार तक जाता है, परंतु स्वयं घास का एक तिनका भी उत्पन्न नहीं करती है। फिर उन्होंने मूल्य निर्धारण का सिद्धांत दिया। एडम स्मिथ ने वास्तविक मूल्य वैल्यू इन यूज़ तथा विनिमय मूल्य यानी वैल्यू इन एक्सचेंज में अंतर किया। स्मिथ के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य के दो प्रमुख आधार होते हैं, उपयोगिता एवं दुर्बलता। एक तो ये होता है उपयोगिता और दूसरा होता है दुर्बलता। इन्हीं आधारों पर उन्होंने उपयोगिता मूल्य व विनिमय मूल्य के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को उन्होंने स्पष्ट किया है। उनका विचार था कि जिस वस्तु का उपयोगिता मूल्य अधिक होता है अक्सर उसका विनिमय मूल्य कम होता है। इसके विपरीत जिस वस्तु में बहुत अधिक विनिमय मूल्य होता है उसमें बहुत कम वास्तविक मूल्य यानी कि उपयोगिता होती है। उन दोनों के अंतर को उन्होंने हीरे और पानी के उदाहरण से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पानी में बहुत उपयोगिता है पर इससे किसी वस्तु को बदलना कठिन होता है, अर्थात इसका विनिमय मूल्य नहीं के बराबर है। दूसरी तरफ हीरा है, उसमें उपयोगिता नहीं के बराबर है परंतु इसका विनिमय मूल्य बहुत अधिक है। वस्तु का वास्तविक मूल्य विनिमय मूल्य की तरह नहीं बदल सकता। विनिमय मूल्य के नीचे एक दूसरा मूल्य होता है जो नहीं बदलता, इसे वास्तविक मूल्य या प्राकृतिक मूल्य कहते हैं। यह हीरे और पानी का जो उदाहरण है ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और मूल्य निर्धारण का ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इनके ये आर्थिक विचार एडम स्मिथ के हैं और एडम स्मिथ के इन विचारों की भी आलोचना होगी बाद में। हम इसकी भी व्याख्या विस्तार में इसका जो एक आलोचनात्मक व्याख्या भी करेंगे, लेकिन जो उनके विचार थे वह आपके सामने अभी हैं। और हमसे जब शॉर्ट नोट्स की तरह टिप्पणियाँ मांगी जाती हैं या 2 नंबर या 4 नंबर के छोटे प्रश्न होते हैं और फुल लेंथ क्वेश्चन भी होते हैं, तो एडम स्मिथ पर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कम से कम आते ही हैं। इसलिए आप लोग इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से विशेष तौर पर पूरी अवधारणात्मक स्पष्टता से पढ़िएगा। आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, असाइनमेंट्स बनाए हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों ने असाइनमेंट्स को कर रहे हैं। और अभी 2 असाइनमेंट्स मैं और दूंगी, तो हम लोग फिर कल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।